जी, शुरू करें। जी जी सर। गुरुदेव। ओके। तो कल हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के टॉपिक पर बातचीत की और अपने टॉपिक को फाइनलाइज करने का प्रयास किया। टाइटल तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में टॉपिक नहीं कहते हैं, हम टाइटल कहते हैं। रिसर्च टाइटल। रिसर्च टाइटल हमारे दिमाग में जब आता है तो उससे पहले हम अपने आप से कुछ रिसर्च क्वेश्चन जरूर पूछते हैं उस टाइटल से संबंधित। और हमारे रिसर्च टाइटल का जो टॉपिक रहता है उसी टॉपिक के आधार पर हम रिसर्च क्वेश्चन, उसके कीवर्ड्स के आधार पर ही हम रिसर्च क्वेश्चन भी फ्रेम करते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे रिसर्च टाइटल में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार से पीकॉट मेथड को यूज किया जाता है। और हमारा जो रिसर्च टाइटल है वो टू नैरो या टू वाइड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट राइट। इफेक्ट ऑफ hatha yoga on back pain of elderly population. It is just right. यहाँ हमें टाइटल के अंदर एज ग्रुप या जेंडर या ये सब नहीं लिखना है। वो जब हम मेथोडोलॉजी लिखेंगे उसके अंदर हम सैम्पलिंग के समय अपने रिसर्च डिजाइन को जब एक्सप्लेन करेंगे वहां हम मेंशन करेंगे। आज जो विषय है वो हम चौथे स्टेप को लेकर चलेंगे। तो पहला स्टेप था रिसर्च टाइटल, दूसरा स्टेप था रिसर्च क्वेश्चन, तीसरा था उद्देश्यों का निर्माण करना, टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च के लिए कॉमन है। ये तीनों आपके रिसर्च प्रपोजल में लिखे जाएंगे, आपकी थीसिस में भी ये लिखे जाएंगे। हम्म। जो चौथा स्टेप जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सरल भाषा में यदि कहें तो ये एक प्रकार का अनुमान है। ये जो हम अनुमान लगाते हैं ये डिडक्टिव मेथड में यूज होता है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। ये क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं। तो जो डिडक्टिव मेथड जो कि क्वांटिटेटिव में यूज होता है, जहां पर हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जहां हमारा कॉजल रिसर्च होती है, एक कॉज होता है, यानी योग के आसन कॉज हो सकता है, प्राणायाम कॉज हो सकता है, और एक इफेक्ट होता है। बैक पेन में आराम मिला, ये इफेक्ट में आता है। तो इसे हम क्वांटिटेटिव में, कॉजल रिसर्च में, कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च में यूज करते हैं हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं होती, कोई प्रिजम्पशन नहीं होता, क्योंकि वहां हम एक जनरल थ्योरी डेवलप करने में इम्पोर्टेंट अपना ध्यान लगाते हैं। यहाँ क्या है, जो थ्योरी ऑलरेडी बन चुकी है, चाहे हमने बनाई है या किसी और ने बनाई है, जो एग्जिस्ट करती है, उसको टेस्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जनरली हम
क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की जो रिसर्च के टॉपिक यदि हमने कोई लिया है या हाइब्रिड में भी लिया है अगर, जहां पर एक कंपोनेंट क्वांटिटेटिव का है, क्वालिटेटिव में थ्योरी डेवलप की, उसके बाद उसको टेस्ट किया, और जब टेस्ट करने की बारी आती है तो हम अपनी एक हाइपोथेसिस को फ्रेम कर, इस प्रिजम्पशन को, और मान लीजिए हमने एक नल हाइपोथेसिस, इसका एक सिंबल होता है कैपिटल एच, और कैपिटल एच के पाँव में जीरो लिखा जाता है। जीरो का मतलब नल हाइपोथेसिस। और जब कैपिटल एच के पाँव में ए लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो कुछ लोग इसको डिनोट करते हैं एच जीरो से, मेन हाइपोथेसिस जो है, और कुछ लोग ऑल्टरनेट को एच वन भी कह देते हैं। तो एच जीरो क्या हुई, नल, एच वन हुआ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो नल हाइपोथेसिस है वहां हम कहते हैं देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? एनीवन? इफेक्ट ऑफ बैक पेन ऑन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ आसना हठ योगा ऑन बैक पेन। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या योगासना। है? यस, ये कॉज है, ये ग्रुप वन है। और इफेक्ट क्या है? डिपेंडेंट हो गया बैक पेन। एब्सोल्युटली डिपेंडेंट, या इफेक्ट जिसे हम कह देते हैं, या ग्रुप टू हो गया, वो हो गया हमारा बैक पेन। यहां तक क्लियर है? अब जो हाइपोथेसिस है वो हमारी इन लाइन विद रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस फोर्थ स्टेप है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, इस टाइटल में जहां पर हम इफेक्ट ऑफ योगासना ऑन बैक पेन रिसर्च क्वेश्चन बनाया, क्या कमर दर्द में योग आसन से लाभ पहुंच सकता है? ये रिसर्च क्वेश्चन था हमारा। हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस होगी। और नल हाइपोथेसिस ये होगी, देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ योगा ऑन बैक पेन। अगर हम मेल फीमेल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस होगी, देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट difference in the back pain according to gender। मतलब मेल और फीमेल में बैक पेन से होने वाले आराम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरे तरीके से बोलूं तो मेल और फीमेल को बराबर लाभ होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो यहां तो मैंने नेगेटिव कॉनोटेशन यूज किया ना, देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मैं इसको लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट में, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ योगा विल बी देयर ऑन बैक पेन। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। तो पहले मैंने बोला देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट,
इफेक्ट। ऑल्टरनेट में क्या हुआ, देर विल बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अगर मेल फीमेल का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा, अगर मेरा उद्देश्य मेल फीमेल का कंपैरिजन करना है तो ही आएगी ये वाली दूसरी वाली। देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट जेंडर वाइज डिफरेंस ऑफ योगा ऑन बैक पेन। यानी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों को असर आएगा, बराबर असर आएगा। ऑल्टरनेट क्या हुई, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑन द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन देयर बैक पेन्स। तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम अपने उद्देश्यों में मेल फीमेल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तभी ये मेल फीमेल वाली दूसरी वाली बनेगी, वरना पहली वाली बनेगी केवल। तो नल हाइपोथेसिस नेगेटिव है, विल नॉट बी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पॉजिटिव होती है, बिल्कुल उल्टा होती है नल। अब मान लीजिए कि बैक पेन में सिग्निफिकेंट आराम आ जाता है योग करने से। मतलब हमने योग कराया और लोगों को बैक पेन में आराम हुआ, तो हम जो नल हाइपोथेसिस है, क्या उसको रिजेक्ट करेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? रिजेक्ट। रिजेक्ट करेंगे ना उसको, अल्टरनेटिव आपको आप ये करेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पहली वाली हाइपोथेसिस नल क्या बोल रही थी कि असर नहीं होगा, लेकिन असर हो गया। हमने जब योग कराया तो असर हो गया, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस हमने फ्रेम की थी उसके लिए हमने कुछ ना कुछ अल्फा लेवल डिसाइड किया होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एडजस्ट किया होगा, सेट किया होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वहां हमने क्या लिखा था, देर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंट शब्द आया था, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी तो बताना है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% लेकर चलते हैं हम लोग, 99% भी लेकर चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ये रिजेक्ट होती है, इसका मतलब क्या है, अल्फा लेवल इज 0.05। 95 पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। ये एक स्टैंडर्ड है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं, मुझे 95% विश्वास है कि बैक पेन में आराम मेरे दिए गए योग से ही आया है। तो ये अच्छा है या बुरा है? है ना सर? अच्छा है। बहुत अच्छा है। 5% ही वहां पे ये डाउट है। 5% डाउट है कि हो सकता है किसी और कारणवश उनको पीठ दर्द में आराम आया हो। तो इसे हम कहते हैं अल्फा लेवल, जिसको हम कह देते हैं 0.05 लेवल, पी लेवल भी कह देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी लेवल, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कह देते हैं। अगर मैं 99% श्योर हूं, मान लीजिए मैं अल्फा लेवल रखता हूं 99%, ये तो और टाइट हो गया मामला। मतलब जस्ट 1% चांस है कि उनको पीठ दर्द में आराम किसी और कारण से आया होगा, मेरे योग से नहीं आया होगा।
चांस। तो चांस मैंने और कम कर दिया, 4% और डाउन कर दिया। तो 0.01% अच्छा है या 0.05% अच्छा? 0.01। 0.01। 0.01%, 99% मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मेरा योग इतना अच्छा है कि उससे पीठ दर्द में आराम आएगा ही आएगा। 99% लेना वहां पर आवश्यक है जहां जीवन मृत्यु का सवाल है, जैसे नर्सिंग में और मेडिकल ट्रायल्स में। किसी दवाई को आप दे रहे हैं, अब जैसे कोविड के दौरान रेमडेसिविर का इंजेक्शन आया, लोग क्यों आपत्ति कर रहे थे कि जिसको एंटीबायोटिक्स लगा, जिसको वैक्सीन लगा, वो लोगों की अधिकतर की मृत्यु हुई? क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस लेवल किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने चेक किया ही नहीं उस दवाई को लैब में। वो दवाई आई, क्लिनिकल ट्रायल बिना हुए, एक डोज लगवाई लोगों ने, दूसरी डोज लगवाई लोगों ने, फिर बूस्टर डोज लगवाई, क्लिनिकल ट्रायल तो हुए ही नहीं। अब बाद में अब ये रिपोर्ट आ रही है कि 2019-20 में इतनी मौतें नहीं हुई, 2021 में 21 लाख मौतें हुई, ऐसा कहा जा रहा है। उसका रीजन ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल था ही नहीं, क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ था। ट्रायल होता है रिसर्च में तभी तो होता है किसी दवाई को। मोटापा कम करने की दवाई ऑर्लिस्टेट और सिबुट्रामिन, दो तरह की दवाइयां होती हैं। जब डॉक्टर किसी मरीज की बैरोमेट्रिक सर्जरी करने से पहले, जो 180 किलो 170 किलो के हो जाते हैं, जिनकी जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है, तो ऐसे लोगों की बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं। नहीं तो क्या है, उनकी मृत्यु हो सकती है। अब उसका सक्सेस रेट केवल 30% है। तीन तरह की सर्जरी होती है। एक में क्या करते हैं, खाने की थैली सिल देते हैं। एक में क्या करते हैं, खाने की थैली काट देते हैं। तीसरे में क्या करते हैं, खाने की थैली को बाईपास कर देते हैं। तो सक्सेस रेट किसी में भी 30% से अधिक नहीं है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हमें बैरोमेट्रिक बैरिएट्रिक सर्जरी करानी चाहिए? अगर मोटापा 170 किलो 180 किलो है, तो क्या हमें सर्जरी करानी चाहिए नहीं मोटापा सर, कम करने दूसरा की? कोई ऑप्शन होगा तो उसको चूज करना चाहिए सर्जरी की बजाय। इसीलिए आपसे सर्जरी से पहले एक फॉर्म पे साइन करा लिया जाता है। हाँ। आंखों के चश्मा हटाने की सर्जरी, मोतियाबिंद की, दो तरह का होता है ना, ग्लूकोमा और एक कैटरैक्ट। 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 दोनों की को हटाने से सर्जरी करने से पहले आपसे साइन करा लिए जाते हैं। इवन के लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले भी साइन करा। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। कम को क्या बोलूंगा मैं, कम को क्या बोलूंगा, अगर 0.5 या 0.1% से कम है, यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0 है। 1.0 का मतलब 10% चांस है कि मरीज मर जाएगा। तो मैं करवाऊंगा वो ऑपरेशन कि नहीं करवाऊंगा? फिर ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा कुछ तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। 90% चांस है ना सर उसको नब्बे बचाने के, परसेंट तो 90% हम लोग हाँ। लेंगे उसको। जी जी जी, देंगे ना, बिल्कुल। हम्म। क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें हमें अपने पिताजी की, अपने अपने रिश्तेदार की जान बचानी है। हम डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए प्लीज, इनकी जान बचाइए। तो वो क्या करता है, आपसे एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करा। और हर सर्जरी से पहले करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0.1% ही क्यों ना हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर आज तक कोई भी चीज 99% पे श्योर नहीं है। इवन डायबिटीज भी 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कोई डॉक्टर की लेवल किसी के पास नहीं है। किसी भी तरह का सर्जरी का कोई गारंटी नहीं है।
तो कहाँ पर है गारंटी? कोई ऐसी दवाई बताइए जहां पर की गारंटी है कि हाँ ये दवाई लेंगे तो 99.9% चांस है आप सही हो जाएंगे। आयुर्वेद में है, योग में है, आयुष की किसी पद्धति में बताइए आप कहीं है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना। 0.5% तो होगा, शायद बहुत सारी जगह पे होगा। याद करिए कि किस चीज में, कहाँ, किसी पद्धति में, किसी पैथी में, किसी चिकित्सा थेरेपी में इतना जबरदस्त लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या कहीं? सर नेचुरोपैथी कहती है ऐसा वैसे होगा तो। शायद सर, मतलब इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है नेचुरोपैथी में होगा। सर नेचुरोपैथी के अलावा एक एक्यूप्रेशर में भी सर। मुझे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी है। अमेरिकन काउंसिल जो है, आईसीएमआर है हमारी, या हमारी जितनी भी ये बॉडीज रेगुलेट करती हैं मेडिकल थेरेपीज को, सर्जरीज को, ये दवाई को मार्केट में तभी आने देती हैं जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.1% हो। तो ये जितने भी सर्दी जुकाम के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, एक सर्दी जुकाम की लगभग 90 दवाइयां मिल जाएंगी आपको, है कि नहीं? और सिम्टम सेम है, फ्लू भी सेम है, वायरल भी सेम है, कफ एंड कोल्ड हो गया है वो भी, उसके भी सिम्टम सेम है, और कोविड के भी सिम्टम सेम है, या अलग अलग है? सिम्टम्स तो सेम ही है। बस कोविड में केवल ये होता था, सांस रुकती थी हमारी, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल एसपीओ2 बहुत जल्दी डाउन आता था, और शरीर में भयंकर दर्द होता था। तो हम कह देते थे कोविड है। दो ही तो लक्षण थे, लेकिन इसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये दो लक्षण हैं तो कोविड है? दवाई तो सेम ही दे रहे हो ना। दवाई क्या खाई थी तुमने? डोलो। बुखार के लिए पैरासीटामोल। प्रोटीन के लिए B12 के कैप्सूल। अरे प्रोटीन तो आपको स्प्राउट में भी मिल रहा था। बुखार तो पट्टी रखने से भी समाप्त हो जाता है, नाभि पर बर्फ लगाने से भी बुखार समाप्त हो सकता था। ये विश्वरूप रॉय चौधरी और बाकी के जितने योगाचार्य हैं ये सब कह रहे थे हमें क्लिनिकल ट्रायल तो करने दीजिए। एक तरफ आप व्यक्ति को दवाई दीजिए, दूसरी तरफ विश्वरूप रॉय चौधरी कहता था मैं उसको 3 प्रकार के जूस पिलाऊंगा और वो दूसरे दिन ठीक हो जाए, अगर आपको याद हो। जी, नारियल पानी पीने के लिए कहा था उन्होंने, और नारियल संतरे का पानी, जूस। संतरे का जूस, और मौसम्मी का जूस। 3 जूस से वो कहता मैं 1.5 दिन के अंदर गारंटी देता हूं कि कोविड के सिम्टम भी समाप्त हो जाए। अब मैं अपनी बात वो करूं तो यदि, तो मैंने 2 बार एंटीबायोटिक्स लिए, 5-5 दिन का कोर्स होता है ना। जब मैंने अपना कोविड का टेस्ट 10 दिन बाद करवाया, तो वो जो नाक में डालकर होता था, वो फिर पॉजिटिव आया। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये तो अभी भी पॉजिटिव आ गया सर। कहने लगे चिंता ना करें सर, आपका कोविड तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जो कुछ वायरस है ना वो आपकी नाक में इधर उधर कुछ ना कुछ वो फंसे हुए होंगे, इसलिए वो टेस्ट में आपके आ गए हैं, तो इट इज ए फॉल्स पॉजिटिव। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फॉल्स नेगेटिव की भी बात कर, और यही टाइप 1 एरर। कोविड नहीं है लेकिन वो डिटेक्ट हो गया। चलिए फॉल्स पॉजिटिव को समझने का प्रयास करते हैं थ्रू सम मेटाफॉर्स। इमेजिन करिए कि आपको ये विश्वास है कि आपके मोहल्ले में योगा क्लास होने वाली आज। हम्म? और आप भागे भागे जाते हैं कि गुरुजी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, चलिए योगा क्लास करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्लास नहीं है वहाँ।
तो क्लास हुई नहीं। आपने क्या विश्वास किया कि क्लास है और आप भागे गए, लेकिन वो क्लास नहीं थी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, टाइप वन एरर जिसको हम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अलाइनमेंट को लेकर के, ठीक है ना। अक्सर हम पोस्चर करेक्ट करते हैं ना आसन करा करके। जिसको कुबड़ है उसको हम चक्रासन, भुजंगासन इत्यादि कराते हैं। तो आपके मोहल्ले में क्लास हो रही है, ठीक है। आपको लगता है कि मेरी अलाइनमेंट, बॉडी की स्पाइन की अलाइनमेंट खराब है, सपोज आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि ठीक तरह पोस्चर ठीक हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ है, अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, शायद उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है। अब इस तरह का आपको विश्वास कब हो रहा है कि नहीं, ये जो बार बार सर्वाइकल हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी पोस्चर अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो, उसको सही करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप कोई टेस्ट कराने जाते हो, पोस्चर का टेस्ट कराते हो आप, अलाइनमेंट का टेस्ट कराते हो आप, तो आपको पता लगता है कि पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पोस्चर की अलाइनमेंट में लगे हुए हो, आप उसको चक्रासन, धनुरासन, कुछ बेल्ट पहन के पीछे पांव पकड़ के खींचा खांची कर रहे हो। एक होती है, एक बिकती है ऑनलाइन अमेजोन पे, वो बेल्ट आती है, उसको पहनिए और आपका पोस्चर ऐसे रहेगा। वो सब जितने प्रपंच है वो आप कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो आपकी समस्या है वो पोस्चर की है ही नहीं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं इसको। आपको क्या लगता है, लगने लगता है कि मेरी जो ब्रीदिंग है, श्वास लेने की जो मेरी प्रक्रिया है, वो उथली है, शैलो ब्रीदिंग कर रहा हूं मैं। और आप प्राणायाम को का अभ्यास करने लग जाते हैं। या आप समझते हो कि मेरा जो पैनिक है या मेरी जो घबराहट है वो शैलो ब्रीदिंग की वजह से, या क्योंकि शैलो ब्रीदिंग है इसलिए पैनिक हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, एक कॉज हो सकता है, एक इफेक्ट हो सकता है। तो इधर वाला कॉज हो सकता है, इधर वाला इफेक्ट भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो, प्राणायाम करने का अभ्यास करते हो ताकि आपकी ब्रीदिंग स्लो, डीप और रिदमिक हो जाए। खूब अभ्यास करते हो आप, ये सोच करके आपकी जो शैलो ब्रीदिंग है वो ठीक हो जाए। लेकिन बेसिकली आपके पैनिक का जो रीजन है वो शैलो ब्रीदिंग है ही नहीं। आपके पैनिक का कारण जो है वो शैलो ब्रीदिंग नहीं है, कुछ और है। कोई दवाई रिएक्ट कर गई है, क्या पता आपको, ये भी हो सकता है। आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बॉडी शॉक में चली गई है, तो भी शैलो ब्रेथ होता है। आपकी आंख नाक मुंह में कहीं धुआं चला गया है कोई है, तब भी शैलो ब्रीदिंग हो सकती है। हो सकते हैं ना ये बहुत सारे कारण, केवल पैनिक तो नहीं हो सकता ना। तो वहां पर तो जो कॉज है वो कुछ और ही है। लेकिन आप जो है वो लगातार प्राणायाम प्राणायाम गहरी श्वास, उससे समाधान नहीं होगा। दिस इज अनदर केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ऐसा अक्सर रिसर्च में होता है कि हमारी फाइंडिंग कुछ आती है कि देर इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बट एक्चुअली इट इज नॉट देयर। अब उल्टा देखते हैं इसको, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, उसे हम कहते हैं टाइप टू एरर। तो टाइप वन एरर समझ में आ गया, यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जब हम एक Basically, so पॉजिटिव रिजल्ट को, you're trying to uh, so the
problem which you identified is actually not the problem. Problem is something else. That's called type 1 error. Right. टाइप 1 एरर, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने वहां सिग्निफिकेंटली अज्यूम किया था देयर विल नॉट बी ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। तो रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, बेसिकली इफेक्ट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। अब वो पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा? अब टाइप 2 को समझते हैं। बेसिकली आपने अपने शोध में हर चीज को नियंत्रित किया, अपने प्रोटोकॉल को अच्छा बनाया, बिल्कुल सही सीक्वेंस भुजंग आसन का आपने फॉलो किया, क्लासिकल टेक्स्ट को रेफर किया, पेशेंट की पूरी अलाइनमेंट को भी देखा, उसकी रिब केज को भी टेस्ट किया, चेक किया, उसकी कैपेसिटी को देखा कि उसकी क्या कंडीशन है। आपने पूरी तरह से भुजंग आसन को कराने से पहले पोस्चर अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, जो कि सिर्फ पोस्चर अलाइनमेंट ही थी, आपने सारे कंट्रोल्स, चेक्स, बैलेंसेस को बहुत ध्यान से कराया और लगातार कराया। तो आपके एक्सपेरिमेंटेशन में, आपके कंट्रोल में, आपके प्रोसीजर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, और आपने जो डायग्नोस किया वो भी सही था। आपने सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को माइनस कर दिया, निकाल दिया, पहले से ध्यान रखा, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि पोस्चर ठीक नहीं हुआ, ब्रीदिंग अभी भी शैलो है। इफेक्ट तो आया, इफेक्ट आया, लेकिन स्टैटिस्टिकली जब हमने देखा कि आपका SpO2 लेवल 97 95 था तो वो 97 में चला गया। SpO2 लेवल समझते हैं ना आप? ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर करते थे उंगली पे लगा के मशीन। तो वो हम कहते थे कि अगर 90 से नीचे है तो भागो, डॉक्टर से मिलो जाके तुरंत। 80 से नीचे है तो आप इमरजेंसी में भर्ती हो जाओ भाई, आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ रहे थे। यहाँ 95 से 97 हो गया है, 2 पिंट ही तो बढ़ा है, 2 यूनिट ही तो बढ़ा है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। इफेक्ट है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। 95 से 97 पे चला जाना कोई मजाक की बात नहीं है। मकरासन करते थे ना अपन, यहाँ यहाँ पर पिलो रख करके, एक पेल्विक में पिलो रख करके, एक एक तीसरा पिलो हम अ, अपनी काफ के नीचे रखते थे, टिबिया के, फिबुला के बोन के नीचे रखते थे। थोड़ी देर डॉक्टर कहते थे यदि आप ऐसे लेटेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से 97 98 पड़ जाएगा। इफेक्ट है, ध्यान रखिए। 95 से 97 होना एक वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकल रहा है? देयर इज नो इफेक्ट। पावर नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो ही तो है, 2 पॉइंट ही तो है। लेकिन भाई साहब, एक व्यक्ति 10 सेकंड में दौड़ता है एक रेस को, अगर वो 9.59 सेकंड में भी दौड़ गया ना, तो उसके पीछे की मेहनत देखो उसकी, सालों साल, रिकॉर्ड नहीं टूटता है 100 मीटर का। तो कई जगह पे छोटा इफेक्ट को हम नलिफाई कर देते हैं ये सोच के कि अरे इसमें क्या है, 0.01 सेकंड का ही तो फर्क है, बट दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। इफेक्ट है, एक्चुअली पोस्चर करेक्ट हुआ है, पोस्चर करेक्ट की वजह से रिब केज खुली है, उसकी वजह से शैलो ब्रीदिंग ठीक हुई है। अनाउंस हुआ कि आपके कमर दर्द का इलाज करने के लिए कैंप लग रहा है। आपने सोचा यार कहीं कैंप कैंसिल ना हो जाए, और आप नहीं गए, और कैंप हो गया। इसे हम कहते हैं टाइप 2 है। समझने में थोड़ा और देर लगेगी, कुछ MCQs करेंगे और कुछ पावर पॉइंट स्लाइड से एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। सर हेल्दी इसका पर्सन मतलब को, जी जी इसका पूछिए। मतलब इफेक्ट होता है लेकिन वो इफेक्ट काउंटेबल नहीं होता है, या
मतलब उसको हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओके। दोनों केस में। लेकिन इफेक्ट तो है ना, चाहे थोड़ा है, हाँ। मेजरेबल है। ओके। या अगर मेजरेबल भी नहीं है, इफेक्ट तो है ना। वो व्यक्ति अगर पोस्चर ठीक नहीं हुआ तो कम से कम उसको थोड़ा अच्छा तो लगा ना। लेकिन वो इफेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं जो कि वाकई में हुआ है। पोस्चर करेक्ट करने का, या पोस्चर को मेजर करने का, या रेस्पिरेशन रेट को, टाइडल वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो तो केवल ये बताएंगे ना कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, टाइडल वॉल्यूम में इतना इंक्रीज हुआ। लेकिन वो वाकई में सिग्निफिकेंट है? ऐसा व्यक्ति जिसको अस्थमा है, उसके लिए तो बहुत थोड़ा सा भी बहुत अच्छा है। HB1AC लेवल होता है हमारा ब्लड शुगर का, अगर 7 से जरा भी 0.1 भी नीचे आता है तो हम कहते हैं भाई वाह, असर है, कहीं ना कहीं तो है। कहीं ना कहीं बीटा सेल्स काम करने शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं इंसुलिन रिलीज हो रहा है, लिवर फंक्शन में इफेक्ट आया है। इग्नोर कर दिया आपने उसको, उसको कुछ समझा नहीं। तो ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 एरर अक्सर हम अपनी रिसर्च में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको PPT स्लाइड में योग के और उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। आपके प्रश्न यदि हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीच में प्रश्न ले सकता हूं। तो एक बात तो क्लियर है कि इस तरह के एरर्स क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज में अक्सर लोग कमिट करते हैं। और मुख्य कारण पता है क्या है? सैंपल साइज एडिक्वेट नहीं होता है। छोटे से सैंपल साइज को ले लेते हैं और कंक्लूड कर देते हैं भाई वाह, बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया योगा का, प्राणायाम का। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं करते हैं। अरे लंबे समय देखता देखिए ना कि उसका पोस्चर के साथ साथ उसको और भी बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, पोस्चर भी ठीक हो रहा है, और बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पॉजिटिव 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 आपको आएगा, आना ही चाहिए। क्योंकि आपने बहुत लंबी स्टडी की है और बहुत बड़े सैंपल के ऊपर, 5,000 आदमियों के ऊपर आपने स्टडी की है। और आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो जब सब कंट्रोल, सब मेजर्स का आपने ध्यान रखा? तो दैट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सॉरी, फॉल्स नेगेटिव। इफेक्ट है, इफेक्ट है कि योग से बैक पेन कम हुई है, लेकिन कंक्लूजन क्या बोलता है? नहीं हुआ इफेक्ट। इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। ये बिल्कुल उसी तरह से है। आपने अगर कहानी सुनी हो, शेर आया शेर आया, कोई इसका बताएगा भी। क्या कहानी? हाँ वो मतलब इसका कारण हमारा सैंपल साइज का कम होना होता है टाइप 2 सबसे का। मुख्य कारण दो होते हैं, हाँ, दोनों के। सबसे ओके। कम, सबसे अधिक जो कारण केवल दो ही होते हैं। एक तो सैंपल साइज बड़ा कम होता है, हम्म। दूसरा रैंडमाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है, और तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं करते हैं। 2 हफ्ता ट्रेनिंग दिया और बोल दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप फॉलो अप नहीं करोगे, पता लगा आपने सही करा दिया व्यायाम, आपने बहुत अच्छा ट्विस्टिंग विस्टिंग ये करा दी, बॉडी खुल गई, ठीक है। 4, 5, 6, 10 दिन के बाद उसकी बैक पेन में बहुत, फिर दोबारा उसको बैक पेन होने लगा, लेकिन किसी और जगह पे होने लगा। तो आपने एक चीज तो ठीक कर दी, लेकिन टोटल बैक पेन तो उसकी दोबारा कहीं और शुरू हो गई ना। इसीलिए हम अपनी स्टडीज के अंदर हमें हमेशा फॉलो अप करना चाहिए। हम फॉलो अप नहीं करते। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉलो अप? सर इसमें पेशेंट के फीडबैक भी काम करते हैं क्या? अगर फीडबैक उसने पॉजिटिव नहीं दिया तो वो भी इसमें इफेक्ट फीडबैक करेगा भी, क्या? फीडबैक तो अच्छा मिलेगा मैम, क्योंकि आपने जो कराया है उसका इफेक्ट उसे कहीं ना कहीं बॉडी में फील होगा, बैक पेन में होगा, बाकी बॉडी में भी होगा, अच्छा तो लगेगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? वो इफेक्ट वहां थोड़ी देर के लिए रहा, बाद में गड़बड़ हो गया। खासकर जो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज हम कराते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से कराना चाहिए, जो लंबैगो के पेशेंट्स होते हैं। वहां पर ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बड़ा खतरनाक रोल प्ले करता है, क्योंकि हम रैंडमाइजेशन नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म नहीं देखते। लॉन्ग टर्म में कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म में तो फायदा पहुंचा देती हैं करने पे, उस समय अच्छा लगता है जिस समय बॉडी गर्म है, बाद में जाकर वो और बढ़ा देती हैं बैक पेन को। ऐसा होता है कि नहीं होता?
यस सर, होता है। क्योंकि कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने उसकी एटियोलॉजी को समझा नहीं है, उसकी बैक की बोन की स्ट्रक्चर को हमने समझा नहीं है कि ये जो बल्ज है किस वजह से है। एक्सीडेंट से है, मिसयूज से है, क्या पता उसको आर्थराइटिस है इस वजह से है। और वो जो बल्ज है या जो टिश्यू है जो आपकी स्पाइनल इंजरी की वजह से वो बॉडी में पूरे में लीक हो गया है, पूरा निकल गया है, उसका हर्निया हो गया उसको। इसीलिए बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है, मना है, कुछ कंडीशंस। शेर आया वाली कहानी का को कैसे रिलेट करें, बताइए क्या थी शेर आया वाली कहानी। भेड़िया आया। असल में भेड़िया आया ही नहीं, और जिस दिन आया उस दिन लोग नहीं आए। हाँ जी। वो शुरू में लोगों को डराता था कि आया है करके। भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। हाँ, लोगों भेड़िया को एक्चुअली आदत हो आया ही नहीं। जाती है उसके झूठ की, और जब सच्चे में आता है तब कोई मदद के लिए जाता नहीं। तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ ना, वो फॉल्स नेगेटिव हुआ दूसरा वाला। फिर समझते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। टाइप वन एरर के अंदर, फॉल्स पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाता है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो ट्रू है। इफेक्ट आया है, मशीन नहीं बता रही है भाई, क्योंकि एरर प्रोबेबिलिटी 0.05 रखी हुई है, हमने उसको 0.01 करेंगे तो वो इफेक्ट है, concluding that there is an effect when in fact there is no effect. Yoga works but it didn't work, ये है टाइप वन एरर। तो सिग्निफिकेंस लेवल को यदि हम 0.05 0.01 पे कम पे रखेंगे तो ये एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 95% लेवल पे अगर सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा तो यार थोड़ा बढ़ा देते हैं, 96 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नो, डोंट डू दैट। ये जो 0.06 लग रहा है आपको इफेक्टिव, ये है नहीं। तो हम टाइप वन एरर के लिए सिग्निफिकेंट लेवल को बहुत टाइट रखते हैं, 0.05 रखते हैं कि 95% तो कम से कम होना चाहिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे कम पे नहीं चलेगा, 96 पे नहीं चलेगा, 95.1 पे भी नहीं चलेगा, 0.050 पे ही चलेगा, 0.051 पे भी नहीं चलेगा, रिजेक्ट करो। टाइप टू एरर में क्या है, इफेक्ट है, देयर इज ए रियल इफेक्ट, बट वी आर मिसिंग दैट रियल इफेक्ट एंड द टेस्ट एक्चुअली फेल्स टू डिटेक्ट इट। और जो सबसे अच्छी रिसर्च होती है वहां पर हम बैलेंस बनाते हैं, जहां पर कि टाइप वन और टाइप टू एरर बैलेंस हो जाते हैं। अब बैलेंस कैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी उद्देश्य क्या है शोध के, हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कितना कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं, रैंडमाइजेशन है कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल ठीक से हमने बनाया है कि नहीं बनाया, सिर्फ उसी बैक पेन के लिए है कि नहीं, उसमें कोई ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन तो नहीं करा दिए जिससे कि वो समस्या अधिक हो सकती है। वो सच में आसन माइंडफुल है कि नहीं है, कोई फास्ट मूवमेंट तो नहीं है, जर्की मूवमेंट। तो द कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच एरर टाइप प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसर्च सिनेरियो को एडजस्ट करने से ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सीधे सीधे अगर आप एक एरर कमिट करोगे तो वो पकड़ा जाएगा। तो जैसे मैंने रिसर्च डिजाइन बताए थे आपको तीन, एक बताया था पोस्ट टेस्ट, एक बताया था प्री एंड पोस्ट दोनों, और तीसरा बताया था सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। तो जब आप केवल पोस्ट टेस्ट सपोज स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं डिजाइन, तो वहां पर रैंडमली असाइन करिए
डबल ब्लाइंड यूज करिए, किसी को नहीं पता वो कौन से ग्रुप में है और क्या करने वाला है। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के अंदर लॉटरी मेथड सबसे बढ़िया होता है, मैंने बताया। कौन पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में जाएगा ये नहीं मालूम, रैंडम है, पर्पसिव नहीं है। इसका उल्टा होता है कि जानबूझकर मैंने, चलो भाई राम और श्याम एक्सपेरिमेंटल में जाओ, सीता गीता चलो कंट्रोल में जाओ, ऐसा पिक एंड चूज नहीं है। किसी भी ग्रुप में कोई भी जा सकता है। तो जब आप रैंडमाइजेशन करते हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सर हमें नहीं पता कौन किस ग्रुप में गया, हमने तो उनको रैंडमली दोनों ग्रुप में डाला, कौन किस ग्रुप में डाल गया नहीं गया इसमें हमारा कोई मतलब कंट्रोल नहीं था, हमने कोई उसमें हेरा फेरी नहीं की है, हमने बिल्कुल ईमानदारी से उनको डाला है। और वो मुझे भी नहीं पता, सिंगल ब्लाइंड, और उसको भी नहीं पता सामने वाले बच्चे को कि वो किस ग्रुप में काम क्या करने वाला है, डबल ब्लाइंड। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन बहुत ध्यान से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करके बनाया है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाया है कि नहीं बनाया। बिना इंटरवेंशन के यदि आप कोई टेस्टिंग करते हैं तो भी टाइप 1 या टाइप 2 एरर आ सकता है। क्यों आ सकता है? इंटरवेंशन है नहीं लेकिन फिर भी कमर दर्द कम हो गया उसका, हो जाता है कई बार। दोनों ग्रुप को हमने जमीन पे बिठाना शुरू कर दिया, एक ग्रुप जो कंट्रोल है उसको हमने थोड़ा कथावाचक शब्दों का प्रयोग किया, उनको फिल्म दिखाई, जमीन पे बिठा करके थोड़ा हल्का फुल्का गेम खिलाए, इत्यादि इत्यादि, उनको भी आराम आ गया। पता नहीं किस वजह से आराम आ गया, क्योंकि अक्सर आपने देखा है पेट दर्द और कमर दर्द का पैनिक अटैक से भी संबंध होता है, माइंड से संबंध होता है। माइंड जितना आपका रिलैक्स होता चला जाएगा, आपका कमर दर्द पेट दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि दिमाग से ही बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती हैं, ये हम जानते हैं। बोथ ग्रुप शुड बी मेजर्ड आफ्टर इंटरवेंशन, तो पोस्ट टेस्ट तो है ही है। और दोनों का ग्रुप का बिटवीन ग्रुप्स कंपैरिजन भी करना है, विद इन ग्रुप ही नहीं करना, बिटवीन ग्रुप भी करना है। यही है हमारा पोस्ट टेस्ट, और ये हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है। अब यहाँ टाइप 1 एरर पोस्ट टेस्ट ओनली में कैसे होते हैं? रैंडमाइजेशन का फेल्यूर अभी मैंने बताया। छोटा सैंपल ले लेते हैं, केवल 10 लोगों को हमने, बैक पेन के लोगों को आसन कराया और हमने कह दिया जो भी करेगा इसको उसका बैक पेन दूर हो जाएगा, टाइप 1 एरर। इतने छोटे ग्रुप पर आप रिसर्च करने के बाद ये नहीं कह सकते कि 10,000 आदमी सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। जब तक आपका सैंपल साइज बड़ा नहीं होगा, बड़ा सैंपल नहीं होगा। अगर 5,000 लोग बैक पेन से सफर करते हैं दिल्ली के अंदर, तो आपको कम से कम 10%, कम से कम 20% लोग आपको उसमें से सैंपल पिक करना होगा, और वो भी रैंडमली पिक करना होगा। दिल्ली 5 जोन में डिवाइड है, अगर आपको 100 लोग इकट्ठा करना है तो 4 जोन में अगर डिवाइड है तो 25-25 लोग लेने होंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जोन से। दिस इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग मेथड, रैंडम पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव इसलिए हो गया क्योंकि बैक पेन वाले ही लेने हैं, रैंडम इसलिए हो गया कि उनको हम अलग अलग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो जब छोटा सैंपल होता है तो फॉल्स इफेक्ट आने के पूरे चांस रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। छोटे से सैंपल पे काम किया और कह दिया बहुत इफेक्टिव है योगा, ऐसा नहीं चलेगा। बड़े सैंपल पर लीजिए और फिर दिखाइए कि मैंने रैंडमली असाइन किया लोगों को, अब इफेक्ट आया है, तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं। हम बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि देखिए 10,000 में से हमने 1,000 लोगों पर काम किया, और ये बाकी लोगों पर भी अप्लाई हो सकता है। अब हम कह सकते हैं 10 लोगों के ऊपर काम करके तो 5,000 में से हम नहीं कह सकते। तो टाइप 1 एरर को यदि आप अवॉइड करना चाहते हैं, यदि आपकी रिसर्च में कोई चैलेंज ना करे, तो बड़ा सैंपल लीजिए, स्मॉल सैंपल पे काम कभी मत कीजिए। हाँ, पायलट स्टडी में छोटा सैंपल ले सकते हैं, जी पावर एनालिसिस के माध्यम से हम इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार एक ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिलती है, आप उसे डाउनलोड करके अपना सैंपल साइज निर्धारित कर सकते हैं, मैंने पिछली बार बताया था।
बेस लाइन अनसर्टेनिटी, ये भी टाइप 1 एरर को जन्म देता है। अगर हमने प्री टेस्ट नहीं लिया है, हमें मालूम ही नहीं कि एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग कुछ डिफरेंसेस थे कि नहीं थे, तो भी एरर आता है। इसीलिए पोस्ट टेस्ट को चैलेंज किया जाएगा। मैंने कल कहा था कि यस, देयर विल बी ए प्रॉब्लम। तो कुछ ऑब्जर्वेशन से चीजें हमें पता लगती हैं, कुछ उनकी रिपोर्ट्स पढ़ के हमें पता लगती हैं, कुछ सर्जरी पढ़ के पता लगती हैं कि ऐसी प्री कंडीशन खराब हो गई है। कई लोग ऐसा होते हैं जो बहुत सारी दवाइयां, ऑपरेशन, इंजेक्शन लगवा कर आपके पास आते हैं। ऐसी कंडीशन में तो गड़बड़ी होनी है, इफेक्ट नहीं आएगा। आएगा तो उसका क्रेडिट हम किसको देंगे? क्या पता कोई ऐसी दवाई है या कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसकी वजह से उनको आराम आने लगा, वो एक्टिवेट हो गया। तो क्रेडिट दवाई को जाएगा, इंजेक्शन को जाएगा, सर्जरी को जाएगा, या हमारी योगा को जाएगा? तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में डाटा के जो सैंपल हैं, लोग हैं, वो एक जैसी एज ग्रुप के एक जैसे होने चाहिए, लगभग एक जैसे होने चाहिए, कि जिनको एक माइल्ड टू मॉडरेट बैक पेन है। सिवियर सर्जिकल केसेस को हम अवॉइड करें। बेस लाइन अनसर्टेनिटी के कारण टाइप 1 एरर आता ही आता है। आपसे पूछा जाएगा, मैम आपने सैंपलिंग कैसे की, कौन से तरह के लोग लिए, किस तरह की कंडीशन के लोग लिए, उनके प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस को आपने नलिफाई किया कि नहीं किया, आपका डाटा नॉर्मल था कि नहीं था। आप बोलोगे सर मैंने तो सिर्फ इंटरवेंशन दिया और बाद में चेक किया, पहले तो मैंने चेक किया ही नहीं। हो गया ना टाइप 1 एरर। इसीलिए पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो सेकंड वाला डिजाइन है, दैट इज कंसीडर बेटर। अनडिटेक्टेड कंफाउंड्स, अभी मैंने बोला, किसी भी वजह से प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और टाइप 2 एरर्स इन पोस्ट टेस्ट होते हैं स्मॉल सैंपल की वजह से, सटल इफेक्ट साइज की वजह से। यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट स्मॉल बट रियल इफेक्ट्स। व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द स्मॉल इफेक्ट, जैसे मैंने बोला था, 1% भी चेंज है तो इफेक्टिव है, पावरफुल है भाई। हाई वेरिएबिलिटी, लार्जर विद इन ग्रुप डिफरेंसेस। एक बैक पेन का पेशेंट 22 साल का है, दूसरा 60 साल का है, दोनों को थोड़ी कंपेयर कर सकते हो आप। अगेन टाइप 1 इन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो इसमें ये एरर टाइप 1 होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लीजिए। पोस्ट टेस्ट वहीं लो जहां पर कि आपको लगता है कि ये पेशेंट सिर्फ लिमिटेड समय के लिए है, या लिमिटेड टाइम है किसी चीज का इंटरवेंशन देने का आपके पास, वहीं लीजिए जहां बहुत मजबूरी है। अदरवाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लीजिए तो आपका बेस लाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो टाइप 1 एरर समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। रिपीटेड टेस्ट कराओगे, बार बार रिपीटेड टेस्टिंग करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, 6 महीने के अंदर, पहले महीने, फिर तीसरे महीने, फिर छठे महीने। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बैक पेन के केस में तो हर महीने टेस्टिंग हो। बट इसकी दिक्कत क्या है कि कई बार हम जब बार बार टेस्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों में टेस्ट में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाती है इम्प्रूव, कि हाँ मुझे मालूम है कि मुझे कैसे करना। तो उस समय क्या करेंगे, वो किसी तरह बॉडी एडजस्ट करके, सांस रोक करके आपको अच्छा करके दिखा देंगे। लेकिन एक्चुअल में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बैक वाली फ्लेक्सिबिलिटी की, वो ठीक नहीं है। तो ये जो रिपीटेड टेस्टिंग होती है, ये भी आपकी रिलायबल और वैलिड टूल्स के साथ होनी चाहिए, जहां पर कि कोई झूठ ना बोल पाए और अपने रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई ना कर पाए, अपने मूड के अनुसार रिस्पॉन्सेज को ना दे पाए। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि क्वेश्चनेयर के साथ साथ उसको टेस्ट करने के लिए एक मेजरिंग टूल भी इस्तेमाल करिए, एक बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज करिए। हम पूछेंगे आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ जी ठीक है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जब टेस्ट किया तो पता लगा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई चल रहा है उनका।
false positives can increase type 1 error if not properly controlled. Inflated effects, testing effects may artificially enhance, आर्टिफिशियल एनहांसमेंट भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला आपको कि बैक पेन में तो आराम आ गया, उस समय पे आराम आ गया, लेकिन बाद में वो बैक पेन और बढ़ गई। तो हम स्टैटिस्टिकल पावर को इंक्रीज करके भी इस तरह के इफेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं टाइप 2 के अंदर, बेसलाइन एडजस्टमेंट से और ग्रेटर प्रिसीशन से। जितना ज्यादा हमारा जो टूल जिसको हम मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, बैक पेन का एक जो अगर टूल है हमारे पास, या लंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम कोई वेट स्पायरोमीटर यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रिसीजन लेवल अच्छा होना चाहिए, अच्छा बढ़िया आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए यूज। तो अल्फा लेवल मैंने बता दिया, 5% चांस ऑफ टाइप 1 एरर। जितना लोअर करेंगे हम, 0.01, 0.001, 0.002, उतना बेटर है। टाइप 1 एरर रिस्क जो है वो कम होता है, लेकिन हम जितना टाइट करेंगे उतना टाइप 2 एरर का चांस भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमेशा कुछ बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। जनरली हम सारी रिसर्च में, क्वांटिटेटिव में, 0.05 यानी 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। 99, 98 नहीं लेकर चलते। हाँ, उसी तरफ 97, 96 को भी एक्सेप्ट नहीं करते। 95 एक बहुत बढ़िया थंब रूल बेंचमार्क है और सब जगह एक्सेप्टेबल है, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो अल्फा लेवल को 95% लेकर चलिए। सारी की सारी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्वांटिटेटिव डिडक्टिव टाइप की मेथड जहां यूज होते हैं वहां पर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर एनालिसिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो आपका जो साइज है, सैंपल का साइज, संख्या, वो अगर आपकी वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो किसी तथ्यों पर, किसी रिसर्च पे, किसी सॉफ्टवेयर पर आधारित है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं करे। टाइप 2 एरर यहाँ का रिस्क यहाँ कम हो जाता है। 95% लेवल वहां एडजस्ट कर दिया, सैंपल साइज हमने एडिक्वेट ले लिया। 10,000 लोग हैं बैक पेन वाले, उसमें से हमने लगभग 1,000 लोग ले लिए, तो टाइप 2 एरर खत्म हो गया और टाइप 1 भी एडजस्ट हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो रिसर्च के कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि इन मेडिकल रिसर्च टाइप 1 एरर्स माइट लीड टू इनफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। जहां पर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वहां पर मेडिकल रिसर्च के अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते। जरा भी अगर प्रोबेबिलिटी किसी के, मान लो कोई दवाई रिएक्ट कर रही है किसी को, तो खतरनाक हो जाएगा। और टाइप 2 के अंदर क्या है, बाकी के जो लोग हैं, जो पेशेंट ठीक हुए हैं, क्योंकि उसको अनुमति परमिशन नहीं मिली, वो आईसीएमआर के पैमाने पर सही नहीं उतरा, तो जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो भी जाते रहेंगे। टाइप 2 एरर हो गया। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, टेस्टिंग इफेक्ट्स हैं। सोलोमन ग्रुप के अंदर सबसे बढ़िया ग्रुप डिजाइन सोलोमन ग्रुप डिजाइन को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का टाइप 1 टाइप 2 एरर को हम कवर कर सकते हैं, हम उसको मास्क कर सकते हैं। यहाँ कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता कि हो सकता है बाई चांस हो सकता है कुछ प्री कंडीशंस की वजह से हो गया हो सकता है बाद में कुछ मेडिसिन ले ली हो उस वजह से हो गया हो। तो यहाँ पर प्योर क्रेडिट, जब हम 4 ग्रुप लेते हैं तो प्योर क्रेडिट हमारे दिए हुए योगा को ही जाता है, बाकी की जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उन पे नहीं जाता है। या हम स्टैटिस्टिकल मेजर एनकोवा जैसा लगाएं कि उनकी एज, उनकी प्री कंडीशंस को हम कोवेरिएट ले लें, यानी एडजस्टेड फॉर एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को हम कोवेरिएट ले लेते हैं, तो वो प्योरली हमारे इंटरवेंशन को क्रेडिट चला जाता है। एथिकल कंस्ट्रेंट्स हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, पार्टिसिपेंट बर्डन है, उनके पास क्या पता नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि उनको आगे झुककर काम करना ही होता है। रिसोर्स की लिमिटेशंस हो सकती हैं, आपके पास हाई एंड मशीन्स नहीं है, लैब नहीं है। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है हमारा डिजाइन का, अगर वो बेटर है, अगर कंट्रोल अच्छा है, देन वी कैन
conduct a very good scientific research which has a balance of both type 1 and type 2 errors. No false positive, no false negative, but something in the middle. So any questions? उसके बाद फिर चलते हैं एमसीक्यू पे, केवल 5 ही प्रश्न हैं. तो जो जो बीच वाला रिजल्ट आएगा, व्हाट दैट कैन बी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप व्हेन यू आर सीइंग नो फॉल्स पॉजिटिव, नो फॉल्स नेगेटिव? तो हम वहां पर 95% श्योर है, मिनिमम 95% श्योर है कि हमने जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, जो कि कुछ कारक हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनका भी ध्यान रखा, और हमने उन कारणों का भी ध्यान रखा जहां पर कि बाई चांस इफेक्ट आ गया. 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती. 95% हमारे को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन अप्लाई किया, हमने लॉन्ग टर्म रिसर्च की, हमने बड़े सैंपल पर काम किया. टाइप 1 एरर कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. टाइप 2 एरर डिपेंड करता है कि हमने अपने प्रोटोकॉल को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, उसमें कौन से ऐसे आसन, प्राणायाम, ध्यान डाले जो वाकई में ना केवल व्यक्ति के शारीरिक अपितु उसके मानसिक स्तर को भी, उसके उसकी माइंडफुलनेस को, उसकी स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से एक मल्टीपल इफेक्ट आया. दैट कैन बी अ रिपल इफेक्ट, दैट कैन बी ऑल टुगेदर अस combined package effect, or that can be an effect that actually got induced in the third month only. कई बार क्या होता है, तीसरे महीने में ही बैक पेन में आराम आना शुरू होता है, पहले 2 महीने में उसको थोड़ा नहीं आता आराम इतना अच्छे से. तो इसीलिए मैंने बोला कि कंटेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सैम्पलिंग कैसी है, और कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है. ऐसी कोई भी बात हम नहीं करेंगे जो हमारे उद्देश्यों में, हमारी हाइपोथेसिस में नहीं है. अगर हमने स्टोरी भी बनानी है, मतलब उसके अंदर हम लोगों के एक्सपीरियंसेस तो पूछेंगे ना, कि आप आए, आपकी बैक पेन दूर हुई, चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, और क्या लगा आपको अच्छा, आपको क्या लगता है रिस्पॉन्सेस क्या आ सकते हैं? मोस्टली इमोशनल, पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है। नहीं नहीं, भाषा बताइए मैम, लैंग्वेज. मैम बहुत इमोशनल, अच्छा लगा, तो आप बोलोगे क्या अच्छा लगा? बैक पेन में आने के आराम आ गया. नहीं नहीं, बैक के लिए तो आप आए ही थे. आने के बाद और फ्रेश लग रहा है, या बाकी चीजें जैसे कुछ और बॉडी में कहीं पेन है वो भी नहीं हो रहा है, हाँ मैम, माइंड से रिलैक्स हो गए अब है। मैं ज्यादा देर तक खड़ी हो पाती हूँ. हाँ, पहले मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता था, अब आपने जब से कराया मैं अधिक देर तक खड़ी हो पाती हूँ. तो एज ए रिसर्चर आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, मुझे ये बताइए. आप इसको एक थीम दोगे, और इस थीम में 3 चीजें डालोगे. थीम क्या दोगे? द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑफ द बैक मसल्स. डिड यू गेट माई पॉइंट? व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस? किसी एक पोस्चर में अधिक देर तक खड़े होने की क्षमता पेशेंट की बढ़ी. ये मेरा थीम हो गया क्या? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. उसके अंदर क्या बढ़ा? उस पेशेंट को अधिक देर तक खड़ा रहने में पेन नहीं हो रहा था. नंबर 2, चलते चलते पेन नहीं हो रहा था, सीढ़ी चढ़ते हुए पेन नहीं हो रहा था. ये मेरा थीम हो गया, थीम 1. ओके. नंबर 2, और क्या बोलेगा, और क्या बोलेंगे वो? ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब थीम्स, ये सब एक्सपीरियंसेस को नोट क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को सप्लीमेंट कर सकें कि जो इफेक्ट आया वो एक होलिस्टिक इफेक्ट आया, और बैक पेन के साथ साथ उनकी बहुत सारी ऐसी फंक्शनल मोबिलिटी से रिलेटेड समस्याएं थी जो दूर हुई.
तो आपने बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच को अप्लाई किया था। केवल बैक पेन दूर होने का उद्देश्य नहीं था, वो था, प्राइम ऑब्जेक्टिव था, उसका इफेक्ट साइज भी था। इफेक्ट साइज भी हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉनबैक अल्फा से। लेकिन उसके साथ साथ बाकी के एक्सपीरियंसेस अच्छे होने के कारण, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होने के कारण उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ी। कहने का तात्पर्य, यदि बीच बीच में कभी उनको कोई बैक पेन होता भी था, होगा भी, तो क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और उनको होम प्रैक्टिस दी गई, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताए गए, थोड़ी सी हमने नेचुरोपैथी भी उसमें, नेचुरोथेरेपी भी डाली थी, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई और इसका क्रेडिट योग को जाता है। मेरा योग होलिस्टिक है। तो ऐसे थोड़ी हम कहते हैं कि योग इज द बेस्ट होलिस्टिक साइंस बिकॉज इट डजंट जस्ट क्योर एंड ट्रीट, इट एक्चुअली हील्स। पेशेंट को हील करते हैं हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते हैं, हम होलिस्टिक, WHO वाला और HOL वाला दोनों। और यही हमारे सिद्धांत है, यही हमारे सूत्र हैं। आप कोई भी सूत्र उठा के देख लीजिए, वो कहता है पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है भाई, बीमारी को ट्रीट नहीं करना सर, बीमारी को ट्रीट नहीं करना है हमको, हमको उसकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट करनी। यही फर्क है हमारी और फिजियोथेरेपी और मेडिकल स्टूडेंट और नर्सेस के बीच में, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। हमारी रिसर्च में ये कंसेप्ट ज्यादा आएगा, एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड, बिलीव्स, ये सब चीजें ज्यादा आएंगी। इसीलिए हम फॉलो अप भी करते हैं। फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जनरल लिविंग में छोड़ जाते हैं होलिस्टिकनेस को। वो कहते हैं ठीक हो गए, चलो शुरू कर दो फिर से अचार विचार। देखो डॉक्टर क्या बोलता है, जब तक मेरी दवाई चल रही है एंटीबायोटिक, दबा के खाओ, कुछ भी खाओ। हम ये नहीं कहते। अब समझ में आया फर्क? ओके, सो शैल वी गो फॉर MCQ? Yes, sir. Just 5 questions. If there is any question, then let me know. Okay. So I'll share my screen. सर मुझे कल के उसमें से क्वेश्चन पूछना था। जी जी बताइए। जैसे जैसे आपने कल ये बोला था, अगर किसी अप्रोच को के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट हम ये करते हैं कि हम अपनी अप्रोच को ट्रू साबित कर देते हैं कि हमारी ये अप्रोच थी। जैसे कि आपने बोला कि संप्रदाय, धर्म एक धर्म था, उससे संप्रदाय निकले थे। तो क्या उन संप्रदायों को जिन्होंने निकाला वो क्या रिसर्चर्स हो सकते थे? बिल्कुल, वो तो क्या है? रिसर्चर थे ही, वो रिसर्चर थे ही। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर वाइज डॉक्यूमेंट नहीं किया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया पब्लिक से, और ये कहा कि यदि आप इस पाथ को अडॉप्ट करोगे, जिस पाथ को हमने अडॉप्ट किया, तो आपको भी इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होंगे। अब उस काल परिस्थिति में उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को, जितनी उनको नॉलेज थी, जो व्यवस्था थी, उस हिसाब से लिखा। लेकिन उसी चीज को यदि मैं आज करूंगा, तो मेरे एक्सपीरियंसेस को जो मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो वर्तमान परिस्थिति काल के अनुसार करूंगा ना। हाँ, हम उसे ऐसी डॉक्यूमेंटेड चीजें, करेंगे। हाँ, हम उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, लेकिन मैम उसका एक सही तरीका होना चाहिए, ताकि पूरे विश्व को ये बात जाए कि मैंने बैक पेन के साथ साथ और बहुत सारे सिम्टम ऐसे थे जिनको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि मेरी अप्रोच होलिस्टिक थी। और मेरी अप्रोच किसी भी तरह से सिम्टोमेटिक नहीं थी और केवल सिम्टम्स पे आधारित नहीं थी। मैंने परहेज भी कराया, कंट्रोल भी किया और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का भी ध्यान रखा, जिससे कि क्रेडिट मेरे द्वारा दिए गए होलिस्टिक अप्रोच को जाता है। और मैंने कोई वन पिल किल्स ऑल द इल्स अप्रोच नहीं अप्लाई की। अक्सर ये भी बहुत बड़ा एक एरर होता है हमारे यहाँ, कि हम एक ही तरह के आसन हर व्यक्ति को कराने दे देते हैं, कि सबकी क्षमता एक जैसी नहीं है ना। जैसे मैंने बोला, हमेशा हमारी जो बैक पेन की थेरेपी है ना, वो प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। प्रोग्रेशन समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे जहां जहां जिस चीज में इम्प्रूवमेंट है, आप जी। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए ना।
ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने किया जरूर होगा, पक्का किया होगा उन्होंने। ऐसे ही थोड़ी वो इतने अध्यात्म में पहुंच गए थे कि वो कैवल्य तक पहुंच गए थे, प्रोग्रेशन में ही पहुंचे हैं ना। लेकिन आज की डेट में हम क्या है, एक ही तरह के आसन करा के कहते हैं चलो भाई योगा क्लास हो गई, निकालो 100 100 रुपए और चलो अपने घर। ऐसे नहीं होता। मैं तो बहुत डिफेक्टिव क्लासेस देखता हूँ लोगों की, उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज का किसके साथ इंटरफेस है। बात कर रहे हैं आत्मा की, अरे भाई तुम अहंकार की बात कर लो ना। आत्मा तो बहुत ऊंची चीज है। हाँ जी, जैसे मुद्राओं का बहुत इफेक्ट बताया है कई, जैसे खेचरी का बहुत ज्यादा इफेक्ट बताया है कि खेचरी लगाने से हम विचरण करने लग जाते हैं आकाश में। तो कुछ ना कुछ ऐसा उसके पीछे साइंस है, जो ऐसा होता ही है। बिल्कुल, शराब पीने से भी तो दिमाग सेट हो जाता है, तो प्राणायाम करने की क्या जरूरत है। बियर योगा सुना है ना आपने। मैं आपको अभी कुछ जी, एक्सरसाइज यूके कराऊंगा में अगर। होता है। हाँ, जब आप ऑफलाइन, पपी योगा पता नहीं क्या क्या होता है। आ, जब आप कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे, श्वास को, जब आप ऑफलाइन मिलेंगे ना तो मैं आपको कराऊंगा ये गर्दन को ऐसे हाथ में ऐसे रखेंगे, अभी मत करिए। देखिए अभी मत करना बिल्कुल भी इसको, मैं भी नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है। आप श्वास लीजिए, बड़ी गहरी सांस लीजिए, बैठ जाइए और गर्दन को ऐसे पूरा ऐसे दबा लीजिए, और फिर एक बार ऊपर करिए, एक बार और ऊपर करिए, और फिर बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए, और फिर जब आप उसे छोड़ेंगे ना, आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा आपका। उसका क्रेडिट किसको जाता है बहुत खतरनाक। बचपन में हम ना एक गेम खेला करते थे, सांस रोककर आदमी को पीछे से पकड़ लेते और उसकी छाती को जोर से दबा देते थे, वो बेहोश हो जाता था। करा है किसी ने ये खतरनाक काम। शायद आपने नहीं किया होगा, मैं बहुत शरारती होता था, मैं करता था ये। तो उससे क्या होता था, इमीडिएटली कुछ देर के लिए, 30 सेकंड्स के लिए आपकी ऑक्सीजन जो है वो रुक जाती थी, ब्रेन को ऑक्सीजन जाने वाली ना कट हो जाती थी। तो वो व्यक्ति जो है वो, उसको ऐसा लगता था जैसे एकदम से सब कुछ सुन, उसको ऐसे दिन में तारे दिखाई देने लग जाते, थोड़ी देर के लिए वो डिsillusioned हो जाता था। तो ऐसी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन हार्मफुल नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का साइंटिफिक नॉलेज, कंटेंट नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, जो हम करा रहे हैं। बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो किसी सीक्वेंस में किए जाते हैं, धीरे धीरे, सीधे ही नहीं लगा लेते ना, महाबंद कहते हैं ना। पहले आप प्राणायाम तो सीखिए ढंग से, उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद लगाना सीखिए, फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होता है आसनों का, प्राणायाम का, फिर आप बंद लगाइए। सर एक क्वेश्चन था पूछूं। मुझे भी पूछना। पूछिए पूछिए। जैसे अभी आपने जो प्रक्रिया बोली जिसको करके कैवल्य का अनुभव कर सकते हैं ऐसे बोले, नहीं नहीं, क्या वो हम मैं लोग मजाक कर रहा था, कैवल्य नहीं। नहीं जो कपालभाति बहुत देर तक करते, अगर अच्छे से 3 4 या 5 मिनट तक, तो कुछ देर ऐसे ही बैठ जाते, मतलब बिना सांस लिए बिना छोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे फिर? दैट इज मतलब ऑल्सो कभी एक्चुअली कभी उसका टाइम भी अच्छे से बढ़ाते, मतलब मैं तो 100 सेकंड तक उसको किया था, 100 या 20 तक हाँ, तो उसको आपने लंबा किया। आपने कंचन मैम डेवलप किया है ना उसको, आपकी हाँ जी। लंग्स, आपकी बॉडी की कैपेसिटी धीरे धीरे यूज टू हो गई ना उसको करने के। यही मैं कह रहा था, प्रैक्टिस इफेक्ट। कई बार क्या होता है, जब आप कोई टेस्ट बार बार कंडक्ट करते हैं ना, तो पेशेंट बहुत चालाक होता है, उसको पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है। वो भी फाल्स नेगेटिव, फाल्स पॉजिटिव हो जाता है। इफेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली वो बहुत चालाक है, उसको मालूम है मुझे इसको कैसे अच्छा करना है इस टेस्ट में। खासकर हाँ, साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, रिएक्शन टाइम टेस्ट, एंटिसिपेशन टाइम टेस्ट, वो उसको ट्वीक कर लेते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं लोग। तो और इसको क्या पेपर फॉल्स पेंसिल पॉजिटिव टेस्ट में भी बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे। जी, इफेक्ट है नहीं एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ। आपको दिखाई दे रहा है इफेक्ट। इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कराते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर बार हम चेंज करते रहते हैं, टूल्स को भी हम चेंज करते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये भी है कि अगर एक कैलिब्रेटेड स्टैंडर्डाइज टूल है, ब्लड प्रेशर की मशीन आपने देखी होगी जो इलेक्ट्रॉनिक वाली है, 3 बार मेजर करेंगे तो आपको 3 बार डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो जो मैनुअल होता है ना बीपी वाला, वो हमेशा मोस्ट रिलायबल होता है। कई लोगों ने तो SpO2 लेवल चेक करने वाला जो वो होता है ना, उसके अंदर वो आलू डाल करके उसका भी 95-97% दे रहा है करके एक वीडियो बनाया, आपको याद होगा खूब। तो वो आलू और उंगली में फर्क नहीं कर पा रहा था। तो कैलिब्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तब भी एरर आता है। कई बार बहुत इफेक्टिव दिखा देगा, तो इसका मतलब टूल में प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल बिगिनिंग में कंफाउंडिंग, और एंड में टूल्स, और आपके कराए हुए इंटरवेंशन, करने वाला कराने वाला कौन है। इन सब हम्म। चीजों पे, प्रोग्रेशन पे, बहुत सारी चीजों को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो टाइप 1 टाइप 2 एरर आपके शांत हो जाते हैं। फिर सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस, जो मैंने कंट्रोल किया, जो मैंने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया, उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट उसमें आप नहीं दिखा सकते। इट ओनली द क्रेडिट गोज टू माई प्राणायाम और माई काइंड ऑफ योगा विच आई developed over the period of time, and in confidence with various masters in that field। क्योंकि वो जो CVI है ना, ICVI और SCVI, जिसकी मैं पिछली बार बात कर रहा था, कंटेंट वैलिडिटी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ये सारे मेथड्स को जब मैं यूज करता हूँ अपनी रिसर्च के अंदर, तो सामने वाला हतप्रभ रहता है कि इसने इतना जबरदस्त, डीप और सुंदर काम किया। तो हमारी सुंदरता के पैमाने पे जब हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो हम ये सारी चीजें लिखते हैं, कितना रिगर था, कितना कंट्रोल था, किस तरह के वेरिएबल्स लिए, डिजाइन में कमी थी कि नहीं थी। 10-12 पॉइंट होते हैं किसी रिसर्च को चेक करने के। और जब वो आपकी छपती है, लोग साइट करते हैं उसको, ठीक है, तो आपको वाकई में फिर बाद में खुशी होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया अपनी PhD में, जिसको लोग आज मान्यता देते हैं। आपको फोन आएंगे लोगों के, विदेशों से आएंगे, मैम आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें भी बताइए कैसे किया। और अभी जैसे सर मैंने पूछा था कि ज्ञानेश्वरी के लिए अगर मैं सोचूं कि मुझे ज्ञानेश्वरी पे ही करनी है PhD, तो उसमें तो हाइपोथेसिस नहीं आएगा ना, या आएगा? नो, नहीं नहीं आएगा आएगा। उसमें हाइपोथेसिस, बिकॉज हियर एक्चुअली यू आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हाँ हाँ लोगों के पास जाइए, इंटरव्यू करिए, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, बहुत सारी ऐसी ग्रंथ होंगे जो उसके साथ मिलते जुलते होंगे। जैसे सांख्य योग है, सांख्य योग हाँ। का बड़ा क्लियर पतंजलि योग सूत्र के साथ संबंध है, अष्टांग योग के साथ भी वो मिला हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता तो पूरी की पूरी सांख्य पूरी योग में। पूरी। तो वहां पर पंचेंद्रियां हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, पंच महाभूत का जिक्र है। तो जैसे ही 5 एलिमेंट्स की बात आती है, इमीडिएटली इमीडिएटली आप देखेंगे कि 5 एलिमेंट्स से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और सामने वाला इमीडिएटली आपको बड़े आसानी से रिप्लाई कर सकता है। पुरुष प्रकृति का सिद्धांत जो बताया गया है उसमें, हाँ। ठीक है ना, वो सब हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी जीवन से जुड़ी हुई है। तो अपनी इस जो आपने ग्रंथ का नाम लिया, इसको श्रीमद् भगवत गीता के साथ और सांख्य योग के साथ जोड़कर यदि आप आगे चलेंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, और उस क्योंकि पर्टिकुलर थ्योरी ज्ञानेश्वरी को तो आप भगवत गीता ही है ना। एग्जैक्टली। भगवत हम्म। गीता का मराठी ट्रांजैक्शन बोला जाता है ज्ञानेश्वरी को। एब्सोल्युटली। यस, उसके हिसाब से आप मैडम गीता रहस्य भी ले सकते हैं, और विनोबा की विनोबा उसके भावे की गीता रिलेटेड ये तो भी है ले सारे, सकते हैं। पर उसमें हाइपोथेसिस नहीं आएगा। नहीं नो, आएगा। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, दे शुड बी लाउड एंड क्लियर। कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं ना रिसर्च में। ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे आएंगे यहाँ पे, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आप, ऑब्जेक्टिव का? हाँ, आपको बताना है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। आप कोई टीका के बात के ऊपर बात कर रहे हैं, या क्लासिकल और टीका का कंपैरिजन कर रहे हैं, या आप एक जो हम्म। थ्योरी डेवलप करने वाले हैं वो किस तरह की थ्योरी डेवलप करने वाले हैं, अच्छी जीवन शैली की करने चाह रहे हैं, या 5 एलिमेंट को व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर किस तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर, वो करना चाह रहे हैं, आप किस आश्रम में काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो थ्योरी किस हाँ चीज में हाँ। डेवलप कर रहे हैं आप,
बेसिकली यहाँ तो तो सिंपल उसमें टू से कॉम्प्लेक्स, घेरे निकालने पड़े मुझे। हाँ स्पेसिफिक टू जनरल जाना है ना। वो थ्योरी सिर्फ आपकी होगी, बट वो आधारित होगी इन्हीं 2 या 3 ग्रंथों के ऊपर, इन्हीं के गहन अध्ययन के ऊपर। थैंक यू। ठीक है जी। So let's go for the MCQ now. Let me share the screen. Question number 1. What is a type 1 error known as? The correct answer is false positive. Question number 2. Type 2 error का मतलब क्या है? You miss an effect that is actually there. Which symbol is used for the probability of a type 1 error? Beta, theta, alpha, beta, delta, alpha, pi. Correct answer is alpha. Question number 4. If a researcher hypothesizes that there is a difference, but actually वो नहीं आता, there is an effect, but वो actually में नहीं है, कौन सा एरर हुआ? Type 1, false positive. Last question. If you want to reduce the chance of a type 1 error, क्या करना चाहिए सिग्निफिकेंस लेवल के साथ? बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? पढ़ा। डिक्रीज इट, कम कर दीजिए, टाइट कर दीजिए मामला। So let's see the scores. Overall scores, please. All 5 correct. 3, 3, 3 correct, 3 correct. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4, 3 बहुत अच्छा है। इवन 2 भी सही है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको बार बार पढ़ेंगे यदि आप, तो आपको क्लियर होगा। उदाहरण के साथ पढ़ेंगे यदि आप तो। 3 करेक्ट, 3 इज रियली नाइस। 2 भी अच्छा है, अगर किसी का 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको जब रिकैपिटुलेट करेंगे तो थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जांपल्स के साथ, ठीक है ना? सो थैंक यू फॉर टुडे। Shall थैंक यू we सो मच close सर। it with a prayer? ओके, चलिए ठीक है सर, अब शांति पाठ करते हैं। रीढ़ हिट सीधी रखेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में।
आंखें बंद ईश्वर को याद करते हुए समर्पण भक्ति के साथ एकाग्र भाव से 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण पवित्र माने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यापि दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ करेंगे, जनरेट करेंगे, गर्म पुलिस पुश करेंगे, पुश करेंगे, नीचे देखते धीरे धीरे करेंगे। थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक सभी यू का सर, धन्यवाद। प्रणाम सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।